सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न मैथ्स विद सर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के दूसरे अध्याय बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस देखिए, बहुपद की मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना शुरू नहीं करूंगा, मतलब पाठ को हल करना शुरू नहीं करूंगा। बहुपद से रिलेटेड मैंने एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, बहुपद की परिचय एक नजर में, यानी बहुपद में जितने भी जो आपको आने वाला है, जैसे चर आने वाला है, अचर आने वाला है, व्यंजक आने वाला है, पद आने वाला है, घात आने वाला है, इन सभी के बारे में हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग को बहुपद हल करते वक्त बहुत ही आसान लगे और पूरा समझ में आए। सो गाइस, आओ हम देखते हैं बहुपद एक नजर में। स्टार्ट। सो गाइस, बहुपद के परिचय, परिभाषा और प्रकार में मैं आपको पहले क्या टॉपिक बताने वाला हूँ, पहले आप सुनो। देखो, मेन जो टॉपिक है मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है, आप समझ लो, एक एक करके हम इस टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो पहला गाइस जो टॉपिक है जो इसमें आएगा, बहुपद में आएगा, वो है हमारा चर। क्या है? चर। चर को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। आप पहली बार सुन लो कि चर होता क्या है। पहले तो हम लोग को इसके बारे में अच्छे से डिटेल लेना होगा कि आखिर में चर क्या होता है, चर किसे कहते हैं। तो अब आप समझ लो कि एक ऐसा राशि, मतलब हम कह सकते हैं कि चर एक ऐसी राशि है, चर एक ऐसा राशि है, क्या है? राशि है जिसका मान सदैव बदलता रहता है। क्या करता रहता है? बदलता रहता है। ठीक है, बदलता रहता है। जैसे x, y, z जो भी हो, a, b, c, यानी कि हम कह सकते हैं एक चीज और कि चर जो होता है एक ऐसा राशि है जिसका मान सदैव बदलता रहता है। मैं इसके बारे में आपको अच्छे से समझा भी दूंगा। अब कैसे समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले हम और भी जान लेते हैं इसके बारे में, किस कहलाता है। हम इसे प्राय एक चीज और, हमें इसे प्राय जो करते हैं कि अल्फाबेट के छोटे लेटर से इसको दर्शाते हैं। जैसे एबीसी कुछ भी हो सकता है, इसमें से एक्स वाई जेड एबीसी कुछ भी। ठीक है, तो पहली बात ये है कि ये तो आपको चर समझ में आ गया। जैसे हम एक बात कह देते हैं, ये उदाहरण के तौर पर एक बात समझ लेते हैं। उदाहरण में मैंने ये कह दिया कि x + y = 12। मैंने कह दिया x + y = 12। तो आप देखो, हम इसको 12 तो कोई तरीके से लिख सकता है ना। हम यहाँ पे x का मान 10 तो y का मान 2 रख सकते हैं, तभी 12 हो जाएगा। हम इसको चाहें तो 8 + 4 कह दे तो भी हो जाएगा, हम 9 + 3 कह देंगे तो भी हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको 6 + 6 कह देंगे तो भी हो जाएगा। तो हम एक तरीके से कोई 11 + 2 1 कह देंगे तो भी हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह इसका मान बदलने पे मतलब बार बार ये चेंज हो जा रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? x का मान कुछ बदल रहा है तो y का मान कुछ हो रहा है। तो यही कहते हैं कि चर एक ऐसा राशि है जिसका मान सदैव बदलता रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? उदाहरण के आपने लोग ने समझ भी लिया। इसमें एक पॉइंट नोट और भी कर लीजिएगा इस तरीके से कि चर जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी अल्फाबेट वाले अक्षर होते हैं ना, जितने भी अक्षर होते हैं उसे चर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? उसे चर कहते हैं। मैंने बताया ना, ए से जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं उसे हम चर कहेंगे। ठीक है, इसे स्मॉल लेटर से जो होता है हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? इसे स्मॉल लेटर से हम क्या करते हैं? दर्शाते हैं। तो हम देखेंगे कि जितने भी अक्षर होते हैं उसे हम चर कहते हैं, इसे हम स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। सो गाइस, आपको पहली बात समझ में आ गई चर किसे कहते हैं। सो अब हम दूसरे टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। सो गाइस, हमने चर के बारे में जान लिया। अब आइए हम उसके अगले टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं। अचर किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं कांस्टेंट। अब देखिए, अचर क्या होता है, पहली बात समझ लीजिए। तो हम कह सकते हैं कि अचर, यहाँ पे लिखने पे और भी अच्छा लगेगा, अचर एक ऐसा राशि है जिसका मान जो होता है निश्चित होता है। क्या होता है? एकदम निश्चित होता है। यह निश्चित होता है। समझ में आ रही है? इसका मान जो होता है निश्चित होता है, अर्थात यह बदलता नहीं है। समझ में आ रही है? यह बदलता नहीं है। अब ये क्या होता है? अचर क्या होता है? तो हम एक चीज और बताएं, जैसे कि मैंने एक उदाहरण के लिए, जैसे आप ले लो 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी संख्या ले लो, वो क्या है? वो नहीं बदलेगा। यानी देखो, अब मान लो यहाँ पे मैंने लिया 2, तो 2 का मतलब अगर हम कहीं भी कहें कि 2 मतलब 2, तो कोई भी समझ जाएगा कि 2 का मतलब 2 ही होता है। समझ में आया कि नहीं? चाहे हम यहाँ पे कहें, मतलब चाहे हम राजस्थान में कहें, गुजरात में कहें, छपरा में कहें, पटना में कहें, कहीं भी 2 का मतलब 2 ही होता है। ये कभी बदलेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो इसका मान नहीं बदलता है। यानी कि एक बात और भी समझ लीजिए, यहाँ पे पॉइंट एक बात समझने वाली है, जितनी संख्याएं होती हैं, जितनी भी
संख्याएं होती है गाइस ना, संख्याएं होती हैं अचर होती हैं, समझ में आया कि नहीं, अचर होती हैं। जितनी भी संख्याएं हैं अचर होती हैं, संख्याओं को ही हम अचर कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो जो अचर होता है आपको समझ में आ गया होगा कि अचर एक ऐसी राशि है जिसका मान निश्चित अर्थात यह बदलता नहीं है, निश्चित होता है, समझ में आया कि नहीं है, होता है अर्थात ये जो होता है ना, अर्थात यह बदलता नहीं है। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट कोई भी संख्या ले लो। अब एक बात और, जितनी भी संख्याएं होती हैं उसको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। आप संख्याओं का मतलब समझते हुए, कितनी भी संख्या हो जाए 5 10 15 20 कुछ भी संख्या है वो क्या है, अचर है। सो गाइस आइए हम अगले टॉपिक के साथ चलते हैं। अगले सो गाइस अभी तक हमने जो पढ़ा, दो चीज पढ़ा, और बीजगणित पद को हम समझेंगे, अलजेब्रिक टर्म किसे कहते हैं इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा। एक तो पढ़ा चर के बारे में और हमने उसके बाद पढ़ा अचर के बारे में, पढ़ा ना गाइस। तो आप समझ लो अचर क्या होता है। तो हमने एक चीज और भी बताया, हमने बताया कि जितनी संख्याएं होती हैं वो अचर होती हैं। और मैंने चर किसको कहा कि अक्षर, अक्षर मतलब आप समझ ही रहे हो, लेटर इंग्लिश में बोले तो जो ये है संख्या और ये है अक्षर, इन दोनों को जब गुणा करा देते हैं ना तो क्या बन जाता है हमारा बीजगणितीय पद। जैसे मैंने कोई संख्या ले लिया, मान लो बाय द वे हमने ले लिया 5, और मैंने कोई अचर पद ले अचर ले लिया, सॉरी अचर तो मैंने 5 ले लिया। अगर हमने कोई चर जैसे मान लो मैंने ले लिया x, स्मॉल x, तो ये जो हमारा मिल के होगा 5x, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बीजगणितीय पद। ये पद है, समझ में आ रहा है, जिसमें देखो ध्यान से, तो अचर भी है और यहाँ पे चर भी है। तो हम क्या कहने वाले हैं, कोई पूछ देगा कि आखिर बीजगणितीय पद क्या होता है, मैंने आपको बताया। तो देखो आप ये कहोगे कि चर और अचर के गुणनफल से, चर और अचर के गुणनफल से बीजगणित पद बनता है। समझ में आया नहीं गए, हम इसको पहले ही कर सकते हैं, जैसे कह दो आप अचर और चर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखो आप, जैसे कि मैंने मान लो उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ एक बार और। उदाहरण के लिए मैंने अचर के तौर पे क्या ले लिया, अचर आपने ले लिया कुछ, और ये जो चर होता है उसका गुणा ही तो हमारा क्या कहलाता है, बीजगणितीय पद कहलाता है। जैसे अचर पे की जगह पे मैंने ले लिया 5 और इसकी जगह पे ले लिया मान लो इस बार हमने y, तो 5y जो है उसको हम क्या कहेंगे, इसी को तो हम कहेंगे बीजगणितीय पद। क्या कहेंगे, बीजगणित पद, बीजगणितीय पद, मैं कहूंगा बीजगणितीय पद। सो गाइस यहाँ पे देखो बीजगणितीय पद, हमें इसको 5y को कहेंगे। सो गाइस समझ में आया। आइए हम अगले पे चलते हैं, बीजगणितीय बीजीय व्यंजक पे। सो अगले टॉपिक पे चलते हैं। सो गाइस एक बार और देखते हैं कि चर और अचर, सॉरी अचर और चर के गुणनफल से बीजगणितीय, देखो यहाँ पे गणित लिख दिया हमने, बीजगणितीय पद बनता है। समझ में आया ना बीजगणितीय पद क्या होता है, आप समझ गए होंगे, मुझे आशा नहीं, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप समझ जाओ कि चर अचर है और चर का गुणा हुआ है, दोनों का गुणा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, बीजगणितीय पद कहेंगे। सो आइए गाइस अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो गाइस अगले हम टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजक। आखिर में ये बीजीय व्यंजक होता क्या है, सो गाइस आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो मैं कैसे लिखता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे कि वे व्यंजक जो अचर, चर और मूल संक्रियाओं का मतलब आपको समझना होगा। यहाँ पे एक चीज मैंने दिया, मूल संक्रियाओं का मतलब हम ब्रैकेट में लिख देने का होता है। मूल संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। समझ में आया कि नहीं है, यानी कि एड सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो कह सकते हैं कि वे व्यंजक जो अचर, चर, अक्षर की जगह पे हम एक चीज लिख सकते हैं ना, संख्या, हम आराम से संख्या कह सकते हैं। आप समझ भी रहे हो कि क्या, तो हम कह सकते हैं कि वे व्यंजक जो संख्याओं, अक्षरों, समझ सकते हो कि चर को मैं अक्षर कह रहा था, अभी कह रहा था कि, तो आप समझो कि वे व्यंजक जो संख्याओं, अक्षर, संख्या का मान अक्षर और मूल संक्रियाओं मतलब समझ रहे हो ना, अभी मैंने बताया मूल संक्रियाओं का मतलब क्या होता है। मूल संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग के प्रयोग से बनता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब आप समझो होता क्या है, कहलाता है, सॉरी गाइस यहाँ पे देखो कहलाता है।
समझ में आ गई? देखो फिर से एक बार देख लो, वे व्यंजक जो संख्याओं, अक्षर और मूल संक्रियाओं अर्थात जोड़, घटाना, गुणा, भाग के प्रयोग से बनता है बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब बीजीय व्यंजक मतलब मैं अभी आपको उदाहरण के तौर पे दिखा देता हूँ। उदाहरण में आप जैसे ये ले लो, मान लो मैंने लिख दिया 5x² माइनस 3x। सो आप देखो 3x इज इक्वल टू, हमने क्या किया 3x हो गया, और फिर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इंटू 3x मैंने कह दिया, गुणा के साथ 3x कह दिया। तो आप देखो इसमें संख्या है, इसमें आप देखो यहाँ पे अक्षर है, यहाँ पे घटाना है, यहाँ पे गुणा है, आप जोड़ भी रख सकते हो, 3 + 4 भी कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो। तो ये जो होगा क्या होगा कि बीजीय व्यंजक होगा। समझ में आया कि नहीं है? सो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे। आप एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, एक बार और भी ध्यान से आप समझ लो कि बीजीय व्यंजक वो होता है जिसमें संख्या हो, देखो ये संख्या है, उसमें अक्षर हो, अक्षर है, उसमें जो घटाना, जोड़, गुणा, भाग कुछ भी मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है, मूल संक्रियाओं में कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने माइनस कहा, फिर मैंने 4x कहा, फिर मैंने इंटू कह दिया, 3x - 4 कह दिया। तो ये जो है बना हुआ, इसको हम क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। समझ में आया कि नहीं है? ये हमारा बीजीय व्यंजक है। तो कोई भी व्यंजक हम इस तरीके से देखेंगे जिसमें 3 चीज रहे, क्या रहे? संख्या रहे, अक्षर रहे और मूल संक्रिया अर्थात जोड़, घटाना, गुणा, भाग रहे। तो उनसे जो होके निर्मित होके बनेगा, उससे जो प्रयोग से निर्मित होके बनेगा, उसी को क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। आप समझ में आ गया होगा। सो गाइस, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अर्थात बहुपद, उसकी परिभाषा आप इन्हीं सभी चीजों से लेने वाले हैं। परिभाषा में सब आएंगे, इसलिए हमने आपको पढ़ा दिया ताकि आपको क्लियर है। समझ में आया कि नहीं? सो अब आइए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो है, सो गाइस देखो, अब हम जान लेते हैं बहुपद के बारे में कि हम बहुपद किसे कहेंगे। तो देखो हम कहेंगे कि चर x में, चर x की जगह पे कुछ भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे x लिया है। चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक, मैंने अभी बीजीय व्यंजक के बारे में अच्छे से समझाया क्या होता है। तो लिखेंगे कि चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक, समझ में रखनी है, चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x का घात सदैव जो हो, सदैव सॉरी गाइस, यहाँ पे देखो कि हम कहें कि चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक आप समझते हो, चर भी समझते हो, जिसमें x का घात सदैव एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। समझ में आ नहीं गए? तो आप देखो जैसे मैंने ले लिया, जैसे आप देख लो, मैंने एक ले लिया, जैसे 5x² - 4। समझ में आ नहीं आया? तो हमने बीजीय व्यंजक लिया, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो x का घात होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। और आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि पूर्ण संख्या क्या होता है, तो आप संख्या से रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं, वरना मैं बता भी दे रहा हूँ पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो याद रखो आप, जितने भी जीरो के साथ जितने भी यहाँ पे धनात्मक संख्याएं होती हैं, जीरो प्लस जितने भी धनात्मक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5, जीरो से लेकर जो अनंत तक संख्याएं होती हैं धनात्मक वाली, वो हमारी क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x का घात सदैव एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 अनलिमिटेड, मतलब पॉजिटिव नंबर जितने भी प्लस वाले नंबर होते हैं, मतलब इधर माइनस में ये नहीं होना चाहिए, केवल प्लस में होना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 5। समझ सकते हो? ये पूर्ण संख्या कहलाता है, यानी 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो कि चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x का घात सदैव एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप और भी ले सकते हो उदाहरण के तौर पे। उदाहरण पे आप ले लो 3 की घात 4 - 3x² - 4x + 1। तो ये भी हमारा क्या है? एक बहुपद ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बहुपद का मतलब, बहु मतलब होता है ज्यादा, पद मतलब होता है उसके मतलब जो पद हमने अभी बताया, टर्म, यहाँ पे एक पद को कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया बीजीय गणितीय पद मैंने बताया। तो वो जो होता है बहु मतलब ज्यादा, और पद मतलब होता है उसके एक पद। समझ में आ रहा है? तो बहुपद जिसमें ज्यादा पद हो, जैसे इसमें ज्यादा पद है, इसको हम बहुपद कहेंगे, और उसकी घात एक चीज और। लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मूले से अच्छे से समझ लेना बहुपद किसे कहेंगे। बहुपद का मतलब देखो, ये अगर हमारा ये हो गया तो ये भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसके x का जो घात है वहां पे 1 है, जो एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद कहलाएगा।
समझ में आया कि नहीं आया? तो लिख सकते हैं कि चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x का घात सदैव एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। अब देखो गाइस एक बात और समझ लो, इसमें नोट देने वाली जो बात है, उदाहरण के लिए मैं लिख दे रहा हूं, उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और यहाँ पे पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा। अब मान लीजिए गैस क्या होता है कि बहुपद की घात जो सबसे बड़ी मतलब हम लोग को देखना है पहचानते वक्त, तो बहुपद में जो होता है नोट नंबर फर्स्ट ये है कि बहुपद की घात सदैव पूर्ण संख्या होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या में आप याद रखना वो ऋणात्मक होना चाहिए, ठीक है, और ब्रैकेट में और पूर्ण संख्या होना चाहिए। पॉइंट नंबर अगर हम यहाँ पे दूसरा देखना चाहें तो दूसरा हम ये कहेंगे कि एक बहुपद की घात ना ही ऋणात्मक होनी चाहिए, ठीक है, जो इसकी घात होगी ना तो ऋणात्मक होना चाहिए और ना ही बटा में होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? बटा में होना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो आप एक बात समझो कि जो पहला नंबर नोट हमने लिखा कि बहुपद की घात सदैव पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब मैंने पहले ही बता रखा है कि 0 से लेके जितने भी प्लस वाले नंबर है, पॉजिटिव यानी 1 2 3 4 5 अनलिमिटेड तक अनंत तक, वो सब हो सकते हैं। और दूसरी चीज जो नहीं हो सकता है मैंने बताया कि बहुपद का घात ना ही ऋणात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, और दूसरा बताया और ना ही बटे में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई अंक देता है रूट एक्स, तो आप जानते हो कि रूट एक्स का मतलब होता है x की घात 1/2। आप ये समझ लो रूट एक्स का मतलब होता है कि x की घात 1/2, तो ये हमारा जो होगा ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा है नहीं होगा। मान लीजिए फिर एक कोई और आ गया, जैसे मान लीजिए 4x की घात -2 कह दिया और प्लस 4 कर दिया, तो ये भी बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि हमने एक चीज आपको ऑलरेडी क्लियरिफिकेशन दे दिया है कि बहुपद की जो घात होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैंने नोट के तौर पे आपको लिखवा दिया है। देखो सवाल किस तरीके से इसमें पूछा जा सकता है पहले आप समझ लो, आपने ये समझ लिया होगा अच्छे से। अब देखो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप दे देगा कि बहुपद छाटिए, कह देगा कि बहुपद छाटिए, सॉरी यहाँ पे दे देगा आपको बहुपद छाटिए। अब मान लीजिए बहुपद आपको छाटना है, मान लो इसमें पहला दे दिया 4x की घात 4 प्लस 5, दूसरा दे दिया 3x की घात -4 प्लस 3, फिर एक दे दिया 3 की घात 3x की घात 3/2 प्लस 4, एक दे दिया और कि 3x स्क्वायर प्लस 6 रूट में x और प्लस 1। अब आप बताओ इसमें से कौन कौन सा बहुपद है? पहली बात देखो ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि इसके घात जो है एक पूर्ण संख्या है, यानी कि 0 से लेकर प्लस वाले नंबर में ही आ रहा है, यानी कि एक पूर्ण संख्या आ रहा है, तो ये बहुपद है। अब दूसरी बात देखो इसके घात तो मतलब जो x की घात है, x चर में बहुपद है, तो x की घात में हमेशा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे माइनस है, तो ये बहुपद नहीं है। और ये देखो यहाँ पे दे दिया है कि 3/2, क्या दे दिया है कि x की घात 3/2, तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात जो है बटे में है, बटे में घात नहीं होना चाहिए, मैंने पहले ही भी बोला। दूसरी चीज ये यहाँ पे एक चीज दिया है, आप यहाँ पे देखिए इसका घात तो सही है, 2 सही है, लेकिन यहाँ पे देखो रूट में आ गया है, तो इसका जो मतलब हुआ 3x स्क्वायर प्लस रूट 6x बटा में 1/2। यहाँ रूट का मतलब मैंने बताया, रूट का मतलब होता है यहाँ पे देखो मान लो कोई संख्या रूट में है तो एक इसका बाद घात में समझ लेना 1/2 होता है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये भी जो होगा हमारा बहुपद नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हम बहुपद को किस प्रकार से छाटेंगे। दूसरी बात ये सुनिए कि बहुपद के प्रकार के बारे में हम यहाँ पे बता देने वाले हैं। तो बहुपद का जो प्रकार होता है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। सो गाइस देखिए हम बहुपद के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज बता दें। देखो बहुपद के जो प्रकार है 2 प्रकार से हम इसको बांटेंगे। किससे पहले तो देखो पद के अनुसार बांटेंगे, आखिर में अब ये पद क्या होता है, दूसरा जो है घात के आधार पर बांटेंगे। अब आप समझ लो, पहले इन दोनों को समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 लिख दिया, ये एक बहुपद है कि नहीं है? तो बहुपद है तो इसमें कितने पद है भाई? देखो यहाँ पे 1 पद है, यहाँ पे 2 पद है और यहाँ पे 3 पद है। समझ में आया कि नहीं? तो ये 3 पद है, तो पदों के आधार पे हम बहुपद को बांट लेंगे। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे मैंने एक बहुपद लिख दिया, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे भी मैंने एक बहुपद लिख दिया, तो ये जो इसकी घात है देखो यहाँ पे अलग अलग हो रहा है। तो हम 2 तरीके से बांटेंगे। पहली बात पद समझ में आ गया ना, पद क्या होता है? यहाँ पे आपने देखा मैंने बीजगणित पद पढ़ाया, वो है घात, मतलब जो ऊपर जो लगा रहता है इसके पावर जो रहता है उसको हम घात कहते हैं। अब दूसरी बात देखो घात के आधार पे और पद के आधार पे बहुपद कितने प्रकार का होता है। देखो तो पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? यहाँ पे देखो पहले हम बात करने वाले हैं पद के बारे में, घात को वहां पे छोड़ देते हैं। तो पद के आधार पे जो बहुपद होता है वो 3 प्रकार का होता है।
इसका 3 प्रकार होता है। पहला प्रकार जो हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हमने कह दिया एक पदीय बहुपद, क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए क्या कहते हैं, एक पदीय। तो देखो इसको हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद मतलब जिसमें एक ही पद हो, बहुपद जिसमें एक पद हो, एक टर्म हो, उसको हम क्या कहेंगे, एक मतलब एक पदी बहुपद। फिर दूसरा जो होता है हम कह सकते हैं इसको द्विपदी बहुपद, ठीक है, द्विपदी बहुपद। अब इसका नाम भी होता है। देखो एक पदी को हम बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं, सो गाइस एक पदी बहुपद को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरे को जो हम इसको बोलते हैं बायोनोमियल, NOMIAL, ठीक है। और इसको एक और होता है जो तीसरा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिपदीय बहुपद, ठीक है, त्रिपदीय बहुपद। इसमें 3 घात होता है, 3 टर्म होता है, समझ में आ रहा है, इसमें 3 गो टर्म होगा। इसको बोलते हैं ट्रिनोमियल, ठीक है, ट्रिनोमियल। तो हमारा 3 हो गया पद के आधार पे। अभी देखो एक पदीय का उदाहरण एक ले लो। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं, एग्जांपल में आप ठीक समझ लो कि मान लो मैंने कह दिया 3x, तो देखो इसमें एक पद है या फिर एक मतलब कोई भी ले लो, जैसे मान लो आपने 4 कह दिया, ये भी हमारा क्या है, एक पद है, उसमें आप देख सकते हो द्विपदी हम कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने कहा 3x + 4, ये हमारा द्विपदी हो गया, 2 ठो है इसमें। त्रिपदीय बहुपद हम कह सकते हैं, इस तरह कह सकते हैं 3x² + 4x + 2। यहाँ पर देखो यहाँ पे त्रिपदी हो गया, तो एक पदी या द्विपदी और त्रिपदी, आप समझ गए, जिसमें एक पद होगा, इसमें एक टर्म होगा एक पदी, जिसमें 2 टर्म होगा द्विपदी, और जिसमें 3 टर्म होगा त्रिपदी हम कहते हैं। सो गाइस आप समझ चुके होंगे पद के आधार पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो गाइस अगर आपको एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी छाटने के लिए दे दिया जाएगा तो आप आराम से छाट लोगे, जिसमें एक पद जिसमें 2 पद द्विपदी और जिसमें 3 पद है त्रिपदी, आराम से छाट लोगे। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं घात के आधार पे पढ़ने वाले थे, तो हमने बोला था कि घात के आधार पे जो हमारे बहुपद होते हैं वो भी हम 3 तरीके से 3 डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो हमारा है हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं रैखिक, क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इसका मतलब ये होता है कि जिसमें घात जो है एक हो, क्या हो, एक घात हो, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसका मतलब हम बोलते हैं लीनियर, LANIR, लीनियर, उसका पॉलिनोमियल्स, क्या बोलता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स मतलब समझ गए ना, रैखिक बहुपद, जिसका उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया 3x और +4, देखो इसमें घात कितना है, एक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, लीनियर। उदाहरण के लिए समझ गए ना, जिसमें घात एक हो, जिस बहुपद की घात एक घात हो, उसमें हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। दूसरा जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं द्विघातीय बहुपद, क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रिक। और यहाँ पे पॉलिनोमियल्स आप समझ लो, समझ में आया कि नहीं आया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे द्विघातीय बहुपद को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। जैसे आप यहाँ पे हमने लिख लिया अभी तुरंत, आप समझ सकते हो, यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं द्विघातीय बहुपद, समझ में आया कि नहीं है। और उसके बाद से अगर हम ये बात करें, समझ में आया कि द्विघातीय क्या होता है, फिर 3 घात के बारे में बात कर ले, हम क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद, क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। अब आप समझ चुके होंगे कि त्रिघातीय बहुपद हम किसे कहेंगे, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, समझ में आया कि नहीं। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को, तो आप समझ लो कि जिसका घात 3 हो, क्या हो, यहाँ पे आप आराम से समझ लो, त्रिघातीय बहुपद कहेंगे जिसका घात 3 हो। जैसे 3x³ + 4x + 1, यहाँ पे आप आराम से लिख दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिघातीय बहुपद, समझ में आ कि नहीं, हो गया। तो आसानी के साथ ये बहुपद के घात के प्रकार पे बांट लिए। अब देखो क्वेश्चन जो फटाक से जो हो सकता है, मैं आपको क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि आप क्या करो, मतलब एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय को छाटिए। अब आराम से घात छाट सकते हो किसी भी, लेकिन एक चीज और इसमें बोल देगा कि आप बहुपद की घात बताओ। क्या बोलेगा, बहुपद की घात बताओ। मान लो कोई आपने ले लिया एक समीकरण, जैसे मान लीजिए मैंने समीकरण, सॉरी यहाँ पे मैंने कोई बहुपद ले लिया, ठीक, और उसमें पूछेगा कि बहुपद की घात बताइए, डिग्री बताइए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप समझ सकते हो क्या हो सकता है, या घात, बहुपद की घात। तो बहुपद की जो घात है, इसमें सबसे बड़ी वाली घात आपको देखना है, क्या करना है, सबसे बड़ी वाली घात। सबसे बड़ी वाली घात 2 है, तो इसकी हम जो डिग्री यानी कि घात होगा, इसका क्या कह देंगे, 2 घात। समझ में आया कि नहीं है। अब मान लो कहेगा कि बहुपद की घात बताइए, और बहुपद की घात जब पूछ रहा है उसमें एक क्या कर दिया कि दे दिया 4x के घात है 4 + 3x² + 1। अब इसमें पूछेगा कि बहुपद की घात क्या है, तो आप घात सबसे बड़ी वाली घात लिख दीजिएगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर डिग्री लिख दिया, तो डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो गाइस देखिए मैंने आपको ट्राई किया, पहले देखिए गाइस। सो गाइस एक चीज और आपको बता दें, जैसे देखो अभी इसमें क्या पूछ देगा, अभी एक गुणांक पूछ देता है, क्या पूछ देता है, कोएफिशिएंट बोलता है कि बताइए आप क्या होगा। तो इसमें आपको कैसे बताना है, आप समझ लो कि गुणांक क्या होता है। गुणांक मतलब मान लीजिए इसमें ये दे दिया कोई बहुपद आपका,
और बोला कि इसमें बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो समझ लो, एक्स में किस चीज का गुणांक 6 का है ना, तो आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो गुणांक क्या है 6 है। आप आसानी के साथ बता सकते हो। तो बस यही इसमें था। आपको देखो अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ बचता है तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे उस टाइम ही हम आपको बताते रहेंगे। समझ में आएंगे। सो गाइस आज के लिए बस हम ये समझ। सो गाइस मैंने बहुपद के बारे में पूरी डिटेल्स बताई। अगर कोई चीज छूट जाता है तो कोई बात नहीं, हम लोग जब चैप्टर सॉल्व करेंगे, जब हम अध्याय सॉल्व करना शुरू करेंगे बहुपद का, तो हम उसमें भी आप लोग को पूरी तरीके से बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। सो गाइस आप पहले इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि बहुपद जब हम शुरू करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सो गाइस आज के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में।